CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट। मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। माय प्लेयर सर। हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात। मेरे लिए भी बहुत एजाज़ की बात है, क्योंकि मुझे आपका जो मीठा मीठा जो है ना अंदाज़े गुफ्तगू और आपकी टाइमिंग मुझे अच्छी लगती है। मेरा तो दिल चाहा है कि अगले किसी न किसी ड्रामे में करें, और अगर हम सब इससे चल रहा होता तो भट्टी साहब की जो डमी है ना वो मौजूद होती। वाह जी वाह, ये मेरे लिए बड़े कॉम्प्लीमेंट्स हैं। डॉक्टर साहब, आम तौर पर जो लिखारी होते हैं ये तो पस मंज़र में रहते हैं, लेकिन आप हों, खलीलुर रहमान कमर हों, ये अपनी कास्ट से भी ज़्यादा मशहूर होते हैं। कौन सी गिदड़ सिंह, ये क्या फार्मूला है? मैं वाकई पस मंज़र का हूँ, क्योंकि मुझे आपने बहुत कम ऑन स्क्रीन देखा होगा। मेरे नज़दीक ये है कि शोहरत क्या है। शोहरत यह है कि आपको वो जानता है जिसे आप नहीं जानते। मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मुझे इज़्ज़त चाहिए, और इज़्ज़त ये है कि जो मुझे जानता है वो मेरी इज़्ज़त करता है। मैं एक ज़माने में एक शो करता था, दिलदार भट्टी साहब जो थे वो एक पंजनत शो करते थे। तो जब उनकी वफ़ात हुई तो PTV वालों ने मुझे फ़ोर्स किया कि आप उसको कंटिन्यू करें। तो मैंने कुछ 10 महीने वो शो उनकी डेथ के अगले एपिसोड से उसको कंटिन्यू किया। इस दौरान मुझे लगा कि मैं किताबों से, लिखने पढ़ने से ज़रा दूर हो रहा हूँ और मशहूर हो रहा हूँ। तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि मुझे वो करना है जो मैं करना चाहता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं यूब खावर साहब, उन्होंने कहा कि तुम जो है ये प्रोग्राम छोड़ के अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मार रहे हो। अच्छा। मैं क्या, पाँव पे कुल्हाड़ा नहीं मार रहा, कुल्हाड़े पे पाँव मार रहा हूँ। वाह। तो मुझे वो करना है जो मेरा दिल करता है। आपने MBBS भी किया, लेकिन उसके बावजूद आपने वो छोड़ दिया, मेडिकल प्रोफेशन छोड़ के अपने पैशन की तरफ आ गए। मैंने MBBS किया तो उसमें भी बड़ा मज़े का होता था। मैंने सर्जरी जो की वो गंगाराम से प्रोफेसर खालिदा उस्मानी के साथ की। तो उन्होंने मुझे उसका जो सर्टिफिकेट दिया उस पर लिखा था ही वर्कड अकॉर्डिंग टू हिज ओन सेटिस्फेक्शन। तो मुझे उन्होंने कहा कि यूनुस, तुम्हारा टेम्परामेंट इतना अच्छा है, तुम साइकेट्री में चले जाओ। मैं कहा, मैडम इलाज के लिए? इलाज करने के लिए? कहते नहीं, इलाज करने के लिए। तो मैं साइकेट्री में चला गया। साइकेट्री में जो है म्यू हॉस्पिटल में प्रोफेसर तरीन साहब होते थे, और वहाँ जो है साइकेट्री में होता है कि वहाँ डॉक्टर जो होते हैं वो वाइट ओवरऑल नहीं पहनते, तो इसलिए वहाँ पता नहीं चलता कि डॉक्टर कौन और पागल कौन। इसमें जो बिला वजह हंस रहा हो वो पागल है, जो किसी वजह के साथ हंस रहा हो वो डॉक्टर। बस इतना ही फर्क होता है। या मुझे तो नहीं कह रहे जो ज्यादा हंस रहा था। नहीं, आप बिला वजह नहीं हंस। बाटो इतना खूबसूरत भी हो भी गुजरांवाले का, यानी खुश शक्ल भी हो, खुश खुराक भी हो, और ऐसे इलाके से भी हो, और फिर इतना स्मार्ट भी हो, ये तो बड़ा मुश्किल है मैनेज करना। अच्छा, मैं आगे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आगे फिक्रा होगा कि फिर स्कैंडल तो होते होंगे। फिटनेस जो है असल में आप जैसे लोगों की हम वीडियोस देखते रहते हैं, तो अब जो है ज़माना है कि या तो आपको डॉक्टर कहेगा कि जा भाई जिम और वॉक कर, या फिर आप खुद फैसला कर लें, क्योंकि दोनों सूरतों में आपको 40 के बाद आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। आप हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो हेल्थ आपका भी ख्याल नहीं रखेगी। और इसलिए जो है मुझे ये मैं रेगुलरली जो है ना वो बरस से वो जिम जाता हूँ। ज़ाहिरी पर्सनैलिटी से तो आप संजीदा नज़र आते हैं, लेकिन इतना कमाल मज़ा लिखते हैं, ये कैसा कम्बिनेशन है? मैं जो है अक्सर, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि गुजरांवाला में एक तकरीब हुई, मेरे कुछ अजीज़ थे, तो उनके कहने पे वो बहुत बड़ी जो DC वो वगैरह जो आए होते हैं और बहुत हैवी लेवल की, तो अब उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अब
डॉक्टर यूनुस भट्ट अपना प्रोग्राम करेंगे। तो मैं हैरान परेशान हो गया। मैंने कहा मैं एंटरटेनर नहीं हूँ, मैं एक राइटर हूँ, और राइटर जो होता है उसका काम होता है लिखना। सो इसलिए जो है मैं जो है वो बैठ के तन्हाई में मैं बहुत सारा टाइम जो है वो अपने साथ गुजारता हूँ। और बल्कि कहते हैं कि बंदे को अच्छी सोबत में रहना चाहिए लेकिन मैं अपनी सोबत में रह के ख़राब हो गया। वाह वाह। कई हिट प्रोग्राम्स की मेज़बानी करने वाले डॉक्टर यूनुस भट्ट आजकल स्क्रीन से गायब क्यों हैं? अभी भी मेरे जो है वो 3 रिकॉर्डिंग्स पे हैं। एक बीवी नंबर 1 है, एक जो है मुबारका, और एक मिक्स प्लेट। तो सीरियल्स और ड्रामा जो है वो कर रहा हूँ, और थोड़ा लिखने का भी, किताबी शक्ल में भी लिखने का कर रहा हूँ। वाह। अब ज़रा माजी का सफ़र करते हैं। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? गुजरांवाला के करीब एक है इलाका कामों की करीब एक गांव है माड़ी ठाकरा। वो कोई पहले जो ठाकर थे उनके महल थे जो गिर गए। वो एक टीला था, उस टीले के ऊपर वो गांव जो है बसा हुआ था। मैं वहाँ प्राइमरी तक वहाँ पढ़ा। फिर गुजरांवाला में वालिदैन आ गए, तो फिर गुजरांवाला से जो है वो एजुकेशन हासिल की, और गुजरांवाला के अखाड़ों में भी फिरे और गुजरांवाला के तालीमी इदारों में भी फिरे। तो क्योंकि मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, हमेशा टॉप करता था, तो इसलिए जो है एजुकेशन में अक्सर ये होता था कि मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं होता था कि मैं किस स्कूल में दाखिल हो गया हूँ। कहाँ मैं जाके जो भी बेस्ट मुझे लगता था मैं वहाँ जाके टेस्ट देता था और वहाँ एडमिशन ले लेता था। तो वहाँ से फिर गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला जो है वहाँ से मैंने एफएससी की, और फिर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है वहाँ एडमिशन हुआ। बल्कि उस वक़्त जब मैं लाहौर आया तो वो मेरा पहला ही विज़िट था लाहौर का। उससे पहले मैं लाहौर कभी आया ही नहीं था। तो मैंने एक फ़िक्रा भी लिखा। मैंने कहा कि जब मैं लाहौर में आया तो मुझे कोई नहीं जानता था, अब सब लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, लगता अब भी मुझे कोई नहीं जानता। बचपन में शरारती थे या खामोश तबा? नहीं, मैं बहुत खामोश तबा था। मेरा इसमें था कि थोड़ी सी मुझे अडॉप्ट किया था मेरी फूफी ने। सो मैं एक अकेले बच्चे के तौर पे रहा। बल्कि ये होता था कि वो वही टीला गांव में, वहाँ मेरी फूफी जो थी, मैं ऐसे हाथ निकाल के देखती थी धूप कितनी है, और उससे डिसाइड होता था कि मुझे खेलने की इजाज़त मिलनी है कि नहीं मिलनी। सो मैंने ज़िंदगी में लोगों को, बच्चों को खेलते ही देखा, और इसी ने मेरी दोस्ती कलम से कर दी। तो फिर एक स्टेज ऐसी आई कि मैं रोता भी नहीं था। मैंने जो कुछ मेरे साथ होता था या मैं कोई देखता था इंसिडेंट्स, तो मैं लिखता था, और लिख के जब मैं फाड़ता था तो मुझे लगता था रो लिया। सो एक्सप्रेशन मेरा यही हो गया, रिटर्न हो गया। ये कब पता चला कि आपके अंदर एक बड़ा ही चोटी का मज़ार नगार छुपा हुआ? असल में मैंने राइटिंग तो मेरा शुरू से था। दरमियान में 1-2 इवेंट ऐसे हुए, जैसे एक इवेंट हुआ कि मैंने एक पीटीवी के लिए सीरियल किया बाल्दे दीवे, जो बहुत सीरियस था और बहुत रोने धुलाने वाला। तो वो था कि मैं जब लिखता था तो कैरेक्टर को फील करने के लिए ख़ुद भी रोना पड़ता था, और जब शूट में और फिर जो लोग देखते थे तो तब भी जो है वो उसको बहुत, माँ बेटी के एक अजीब रिलेशनशिप पे था। तो सब लोग जो थे ना रोते थे और सैड होते थे। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये क्या काम है कि मैं खुद भी दुखी हो रहा हूँ, दूसरों को भी दुखी कर रहा हूँ। सब ने मुझे कहा कि यार ये बिकता है। तो मैंने कहा मैं वो चीज़ तो मार्केट में नहीं लाना चाहता जो बिकती है, मैं तो वो लाना चाहता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। तो देन मैंने डिसाइड किया कि ये तो नहीं मैं करूँगा। फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा बड़ा संजीदा अपनी तरफ से दर्द पे, और हल्का अरबाबे था, हल्का अदब, जिसके जो है तहसीन फ़राकी साहब, हफीज़ रहमान आसन साहब और इस तरह के बहुत सारे बड़े लोग उस दौर के जो थे, मुज़फ़्फ़र मोहम्मद अली, और वो वहाँ मौजूद होते थे।
अब मैंने वो पढ़ना शुरू किया तो वो लोग हंसने लग पड़े। तो मुझे लगा कि भाई जो है ना गड़बड़ हो गई, अब ये आखिरी है, क्योंकि ये तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ख़त्म तो करना है। ख़त्म करके मैंने सोचा कि अब मैं खिसकता हूँ, जल्दी से निकलता हूँ। तो उन्होंने मेरा हफीज़ुर्रहमान आसन साहब ने हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि आपके अंदर अल्लाह ने कुदरती सलाहियत रखी है मज़ाक की, तो आप सिर्फ मज़ाक क्यों नहीं लिखते? तो फिर मैंने मज़ाक ही लिखना शुरू कर दिया। तो आपको भी तो पहलवानी का शौक़ था, यही वजह थी कि जो आपने अपना पहला ड्रामा लिखा वो दंगल लिखा, दंगल लिखा, और जो पीटीवी पे मंजूर भी हो गया, अप्रूव हो गया। हाँ, उसमें जो है ना मुझे शुरू से बहुत शौक़ था। मुझे जो है ना, मुझे जो उनके पहलवानों के कान टूटे हुए होते थे ना, बचपन में मैं उनको देखता होता था। तो मैं जो है वो एक दो दफ़ा अखाड़े भी गया। उन्होंने कहा, मैं कहते ये है ना मैंने कान तोड़वाने हैं, पहलवान बनना है। उन्होंने कहा पहले घर वाले को पूछ के आओ। घर वाले ने कहा सी आप ही तोड़ देने। तो कुश्ती में मुझे बड़ा शौक़ था। मैं वहाँ जाके वो मैंने काफ़ी दफ़ा बताया हुआ वाक़या कि मैंने वो उस्ताद पहलवान गया, मैं कहा मुझे जो है ना वो कुश्ती सिखाओ। हाँ। मैं वर्जिश करनी है, मैं भी ज़रा जो है ना बनाना जिस्म। तो उन्होंने मैंने देख के उन्हें कहा कि तुम ऐसे करो, तुम रोज़ाना 2-3 कुश्तियाँ देख लिया करो। अच्छा। तुम्हारी इतनी वर्जिश काफ़ी है। दिलदार परवेज़ भट्टी साहब से भी, भट्टी साहब जो थे, इनके फ़िक्रों से कोई भी महफूज नहीं होता था। उन्होंने ऐसे ऐसे तारीख़ी फ़िक्रे कहे। एक एवार्ड में ना सरद शाहीन जो थी उसको एवार्ड दिया, और वो एवार्ड लेके जा रही थी तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ये हमारी वो एक्ट्रेस हैं कि जो आती हुई भी अच्छी लगती हैं और जाती हुई भी अच्छी लगती हैं। उस ज़माने में मैंने एक पीटीवी प्रोग्राम किया शुरू, आज की खबर। तो उसमें हम जो है, उस वक्त अखबार इतने पॉपुलर नहीं होते थे, तो अखबार जो थे डेली उसकी हम न्यूज़ वगैरह सुनाया करते थे, कुछ लाइटर में इनमें कॉलम सुनाया करते थे। तो उस पर मुझे वो हर दफ़ा कहते होते थे कि तुमने जो है वो कैजुअल होके नहीं जाना, वहाँ फॉर्मल कपड़ों में जाना है। वो बहुत गाइड करते थे बड़े मेरे साथ। फिर कॉलम नगारी भी उन्होंने की बहुत अरसा रोज़नामा पाकिस्तान में। और जब उनकी वफ़ात हुई तो फिर मैंने उनकी मोहब्बत में बहुत अरसा वहाँ एक कॉलम लिखा। कॉलम का नाम था दिलदारियाँ, और नीचे राइटर का नाम था दिलदार। तो वो कई साल उनकी मोहब्बत में लिखा। बल्कि उनकी जो मिसेज़ थी, उन्होंने एडिटोरियल बोर्ड से पूछा कि ये कौन है जो ये लिख रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब लिख रहे हैं। मुझे तो दिलदार जो था हमेशा एक मिशन लगता था। उसका जब प्रोग्राम शुरू किया था पंजनत, तो तब भी क्योंकि सभी लोग, उसकी टीम जो थी, मतलब डेथ हुई अगले दिन, 2 दिन के बाद रिकॉर्डिंग थी, तो टीम में जितने लोग थे सारे सेट पे रो रहे थे। आपने बहुत से ड्रामे लिखे, लेकिन जो मकबूलियत फैमिली फ्रंट को मिली वो शायद किसी और ड्रामे को नहीं मिल सकी। हाँ, उसकी वजह शायद हो कि ये वो ड्रामा था जो बहुत ज़्यादा चला। क्योंकि जब कोई ड्रामा 5-4 साल चलता है तो वो बहुत उसको जो है, क्योंकि डिस्कशन बहुत होती है, बहुत उस पर वर्क होता है। और ये वो वाला दौर था कि जब हम जो है, मैं और नदीम बेग जो थे वो हम दोस्त थे, तो हम जोहर टाउन में रहा करते थे, तो आपस में वॉक करते थे, जो भी करते थे तो हम डिस्कस किया करते थे कॉमेडीज़ की फॉर्मेट को। तो उस वक्त हम किसी को कहते थे ना कि हम सिटकॉम करने जा रहे हैं, तो वो पूछते थे, इवन टीवी के प्रोड्यूसर पूछते थे, ये सिटकॉम की होता है। तो उस ज़माने में हमने उसको शुरू किया। मौला खुश रखे, आज़म आप आ गए। कैसे कमाल डायलॉग आज भी लोग याद करते हैं। उसमें जो है मौला खुश रखे वाला नसीम विक्की था। अच्छा, हुआ था कि एक एपिसोड उसमें 2 लाइनों का, 3 लाइनों का रोल था। तो वो रोल जो है, मेरा ये होता है कि मैं अपना ड्रामा जो था वो खुद देखता था हर एपिसोड, और उस देखने के बाद फिर मैं अगला एपिसोड लिखता था। तो वो मैंने देखा, तो समीना अहमद ने इसको कहीं कास्ट किया 1-2 लाइन के लिए। मुझे वो अच्छा लगा, हमारा स्टॉक नहीं था। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर मैंने उसको
उसका करैक्टर लिखना शुरू किया और फिर मैंने उसको स्टॉक बनाया। बल्कि कभी एक दो दफ़ा किसी ने वो भी कहा कि जिस तरह सिम्पसन में होता है ना पेश गोइयाँ, इसमें भी हुआ है कि हमने एक एपिसोड किया तो हमने एक करैक्टर थी चांदनी, तो उसका जो है ना इसके साथ अफेयर डेवलप किया और जो है वो उसकी शादी होना शुरू होने का प्रोसेस था। तो समीना अहमद का मुझे फ़ोन आया कि आपको जो है वो घर बैठे ये सारी खबरें कैसे मिल जाती हैं? कि क्या हुआ? कहते हैं उनकी हो रही है। आपने इतने बड़े बड़े सियासतदानों के, साफ़ियों के, फ़नकारों के, मुख्तलिफ लोगों के आपने उसमें नाम लिए, उनके स्किट्स बनाए, उन पर खाके बनते थे, तो किसकी तरफ से सराहा गया और किन की तरफ से दबाव आया, गुस्से का इज़हार किया? अच्छा, हैरत की बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आते थे वो लोग थे जो खुद आज़ादी राय के सबसे बड़े दाई हैं। वो कोई एंकर होते थे, कोई टीवी से रिलेटेड जो यही काम कर रहे होते थे, वरना और किसी की तरफ से। शुरू में एक हुई, इन्होंने जब उसको लॉन्च किया तो इन्होंने एक लाइव जो थी वो एक ट्रांसमिशन की उसके ऊपर, जिसमें मुख्तलिफ लोगों का ओपिनियन था कि इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। सर्वे किया जिसमें 93% लोगों ने उसको ओके किया। लेकिन उसमें जो है इफ्तिखार अहमद साहब हमारे जो दोस्त थे, इन्होंने मुझे खूब रगड़ा कि ये एजेंसियों का आदमी है और उनके साथ मिलके ये पॉलिटिशियंस की वो कर रहा है। लेकिन विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता जब सब लोगों को अंदाज़ा हुआ कि ऐसा तो कुछ नहीं है, शुरू में किसी ने इल्ज़ाम लगाया कि जी ये फ़लाँ पार्टी का, फ़लाँ पार्टी का, जब लगा कि भाई ये तो किसी के साथ नहीं है, सारों के साथ बैलेंस रखता है, क्योंकि मैं कोई किसी को टारगेट नहीं करता था। उस वक्त ये था कि लोगों को जब अंदाज़ा हो जाता था कि ये मुझे टारगेट नहीं कर रहा, तो फिर वो बहुत सारे लोग फ़ोन करके कहते थे कि मेरा क्यों नहीं आ रहा। जब आप प्रोग्राम किया करते थे हम सब उम्मीद से हैं, तो उसमें जब आपने पीपल्स पार्टी का कोई खाका बनाना था तो उसमें बैड गवर्नेंस, करप्शन, इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती थी। जब नून लीग का करते थे तो उसमें तकरीर करनी है, हाथ मार के माइक गिरा देना है, इस तरह की चीज़ होती थी। तो बज़ाहिर तो बैलेंस हो जाता था, लेकिन मैसेज बड़ा वाज़े चला जाता था कि इनका सिर्फ यही है खामी। तो क्या ये आपकी अपनी चॉइस होती थी, इदारे की पॉलिसी होती थी? नहीं, ऐसा वो कुछ हो सकता है। ये वाले जो थे, क्योंकि हम हर टाइप के स्क्रिप्ट जो होता था वो निकालना होता था, तो उसमें होता है कि जो भी गवर्नमेंट में होता है, अब अगर मेरे पास 5 साल की गवर्नमेंट अगर पीपी की आ गई है तो मुझे उसी से खेलना है। अगर मेरे पास अगर 5 साल की जो है ज़िया की आ गई, खैर वो ज़िया साहब की तो नहीं थी, मुशर्रफ की थी, तो उनके साथ खेलना है। क्योंकि हमेशा जो होता है मज़ानगार और ये जितने भी राइटर्स होते हैं जो इस तरह के सैटायर लिखते हैं, उनके लिए जो गवर्नमेंट होती है वही टारगेट होती है, अपोजिशन जो होता है वो नहीं होती। जब ये प्रोग्राम नया नया शुरू हुआ तो मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, तो वो तो एक डिक्टेटर थे, तो क्या उनकी तरफ से कभी कोई दबाव आया? हम जो है 3 महीने के लिए जियो को बंद किया गया और उस वक्त हम सारे लुक लाइक्स को करके तो हमने एक पैरोडी सॉन्ग बनाया था कि मौजा ही मौजा, क्या इंसाडा बिखर गया, हुण मौजा ही मौजा। वो इधर जियो के दफ्तर के बाहर वो हम कैंप लगाया होता था 3 महीने के लिए। लेकिन उसमें जो था, जब 3 लोगों पे उनको ज़्यादा था, जो अहमद मीर थे, मेरा था, एक और थे शायद कामरान खान थे या कोई और थे, जिनकी वजह से बैन किया। लेकिन मेरे प्रोग्राम पे पर्सनली उन्होंने ओके किया था कि नहीं यार ये तो ठीक है। और अम्मी जी को भी बहुत पसंद है, उनकी वालदा जो थी उनको बहुत पसंद था और बेगम साहबा को भी पसंद है। और मैं भी देखता हूँ कि ये तो तंज़ो मज़ाह जो है ये तो होना चाहिए ना, इसमें क्या है। तो फिर मेरा प्रोग्राम जो था उसको उन्होंने इजाज़त दे दी थी। लेकिन होता ये है कि जो उसके नीचे जो तबका होता है ना, वो होता है कि बॉस की, क्योंकि हमने उसमें एक स्किट बनाया था
जिसमें होता था कि एक आदमी जो है वो चैनल पे बैठा हुआ है, चैनल लगाता है तो मुशर्रफ साहब जो है वो एज ए सदर तकरीर कर रहे हैं। वो कहता है यार क्या है, चैनल बदलता है, दूसरी जगह वो आर्मी चीफ के तौर पे बैठे हैं, तीसरी जगह वो लगाता है तो वहाँ जो है ना वो एक डिबेट में बैठे हुए हैं, चौथी जगह लगाता है तो कुकिंग शो है और वहाँ वो कुकिंग शो में बैठे हुए हैं। तो उसके बाद 5वीं दफ़ा घुमाता है तो एक बंद जो है मुजर्रद साहब से पिस्तौल निकालते हैं स्क्रीन से और कहते हैं कि अभी और चेंज करना है, उसके काम ही हो गया है। तो सेंसरशिप के दौर में जो होता है वो इतना भी जो होता है दिल रखना, ये भी बड़ी बात होती है। एक दौर में अल्ताफ़ हुसैन साहब का बड़ा तूती बोलता था, उनकी मर्ज़ी के बगैर ना कोई चैनल चल सकता था, जब चाहते थे उनको सारे प्रोग्राम रोक के उन्हें इन किया जाता था। तो उस दौर में आपके प्रोग्राम में तो उनके भी खाके बनते थे, तो आप पे कोई दबाव आए उनकी तरफ से? उसमें ये था कि शुरू में जब पहला हमने किया तो कराची में हम शूट कर रहे थे, तो हमारा जो पता लगा शूट शुरू होने लगी है, तो जो मेन एक्टर ये रोल कर रहा था उसने कहा, फ़ोन आया उसको, उसने कहा मेरी वालदा की तबीयत ख़राब है, अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। हमने कहा कि चलो, मैंने कहा मुझे ऑडियो चाहिए, उस तरह की आवाज़ बना लें। तो एक और हमारा जो था असिस्टेंट ही था, उसको कहा कि तू बन जा, गेटअप कर लेते हैं। तो हमारे गेटअप करने वाले भी काफ़ी परफेक्ट थे, तो उसने कहा कि ठीक है। जब वो रेडी हुए शूट के लिए, इतनी देर में इंफॉर्मेशन मिल गई उनको भी फ़ोन आ गया कि आपकी वालदा की तबीयत। तो उसके बाद जो है फिर हमने दोबारा चेंज किया, तो कैमरामैन का आ गया कि मेरी भी वालदा की तबीयत ख़राब है। तो फिर उसके बाद फिर हमने जो है जब इसको लाहौर लेके आए प्रोग्राम को, तो यहाँ से जो है हमने शुरू किया। और पहला जो स्किट था वो ये किया कि जो ओरिजिनल जो था ना अल्ताफ़ हुसैन, उसके पोर्शंस जोड़ के ना तो एक कॉमेडी स्किट बनाया। अच्छा, सारे जो है ना ये MQM वाले हैरान कि ये लुक लाइक इनको इतना अच्छा कैसे मिल गया। तो अल्ताफ़ भाई भी जो है वो कहते हैं ये कमाल है। देखो सर जी, सबसे अच्छी कॉमेडी तो आप करते हैं, वाह 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 वाह, ये आपका है। और फिर उनको हमने कन्विंस किया, अगरचे इस दौरान हमें पहले धमकी आ गई थी। धमकी क्या थी, प्यार से कह रहे थे कि देखें सब ने मर जाना है, तो ये चीज़ें क्या हैं, ऐसे ऐसे क्या काम करने चाहिए, ऐसे काम करो कोई याद रखे। तो हमें अंदाज़ा हो गया कि हमें जल्द याद रखा जाएगा। लेकिन बाद में जो है एक अमेरिका में एक हुआ प्रोग्राम, मैं उसमें ऑनलाइन था, तो उसमें इनके एक स्पोक पर्सन होते थे, पता नहीं नवाज थे या क्या नाम था, नुसरत के अलावा थे। तो वो काफ़ी ख़िलाफ़ बोले कि ये इस तरह हो रहा है। लेकिन मैंने जो प्ली ये बनाई, मैंने कहा कि अल्ताफ़ भाई आप जो है नेशनल लेवल के लीडर हैं, तो मैं सारे नेशनल लेवल के लीडरों का करता हूँ। अगर आप मकामी कराची के लीडर हैं तो ठीक है, हम इग्नोर कर देते हैं। अल्ताफ़ भाई को थोड़ा लड़ा और उन्होंने जो है वो कहा कि ठीक है, ज़रा एहतियात से ये वो। बल्कि उनकी पूरी काबीना जो है ना, जिसमें 5-10 उनके जो मेन लोग थे वो लाहौर आए मुझे मिलने। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि काम काफ़ी सीरियस चल रहा है, लेकिन उनको भी हमने जो है वो कर लिया, कन्विंस कर। मौलाना फजलुर रहमान पे आपने बहुत बनाए, तो उनकी तरफ से क्या फीडबैक आती थी? गुस्से का इज़हार करते थे या सराहते थे? मुझे जो है मौलाना फजलुर रहमान जो थे उनके बारे में मुझे सलीम साफ़ी मेरा दोस्त है, उस वक्त का दोस्त है जब ना उसने लिखना शुरू किया था ना मैंने लिखना शुरू किया था, बहुत पुराना दोस्त है। तो उसने मुझे कहा कि वो आपसे कुछ खफा हैं, उसको जो है ना हालात की नज़ाकत का बहुत अंदाज़ा होता है। तो मैंने कहा ऐसे करो मेरी बात करा दो, क्या इशू है। तो वो फिर उनके घर आए हुए थे, तो टेलीफोन पे मेरी बात हुई, तो जिससे मुझे लगा कि वो
थोड़ा सा नाराज़ हैं, माइंड किया उनके जहन में है कि शायद मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ। तो वो गुफ्तगू के बाद जो है वो भी नॉर्मल हो गया, जब उनको अंदाज़ा हो गया कि दूसरा जो था उसमें किसी तरीके से म्यूज़िकल में हमने उनको डाल दिया था, तो वो वाकई गलत था। तो वो हमने उसको म्यूज़िकल में बाद में नहीं डाला ना, वो इस तरह का इंसल्टिंग वे तो होता नहीं था, लेकिन उनके जहन में था कि शायद जो है ये बाकायदा कोई मुझे टारगेट कर रहा है, किसी के कहने पे कर रहा है। तो जब वो क्लियर हो गया उसके बाद फिर चीज़ें नॉर्मल चलती रहीं। इसके दौर में, पीटीआई के दौर में जब धरना था तो तब ज़रा थोड़ी मुश्किलात बढ़ी थी, क्योंकि वो ये लोग तो गालियों पे बहुत जो है ना पीएचडी हैं। हाँ। तो कुछ जानने वाली ही कुछ लड़कियां थीं, तो वो उन्होंने कहा कि जो है ना आप ज़रा उनके ना बनाया करें। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता ये कि मैं उनके ना स्किट बनाऊं। कहते नहीं, वो आपका जो है ना कल या परसों फिर वो नंबर दे दिया जाएगा। तो वो नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि वो बाहर के मुल्कों में जहाँ भी उनके कोई फेक अकाउंट्स हैं वहाँ से फिर आपको तबर्रा पे किया जा सके। नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इमरान खान साहब, इनमें से किसकी कुव्वत बर्दाश्त सबसे ज़्यादा कम है? शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ जो है ये आप समझें कि इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है, और इसका वजूद जो है ना वो नवाज शरीफ की वजह से है। नवाज शरीफ जो है वो पीपल्स पार्टी के लोग सारे ही बड़े आला ज़रफ़ हैं। वो एक आध दफ़ा इनकी कोई शिकायत हुई, और वो भी जो थी प्रोडक्शन की शिकायत थी कि वो बेनज़ीर को उन्होंने जो है वो घोड़ी पे बैठा के ना, तो वो जेल में था जरदारी, तो वो वहाँ से उसको रहा करवा दिया। तो वो थोड़ा ज़्यादा था, तो उस पर प्रोटेस्ट के लिए शेरी रहमान और रहमान मलिक वो आए जंग के दफ्तर। मैं भी यहाँ से गया, तो मैं मीर साहब के कमरे में बैठा रहा। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने उनसे नहीं मिलना, हमारे मिलने के बाद पता नहीं वो हमारा वो क्या बना देंगे। तो वो जो है जितनी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनमें कुव्वत बर्दाश्त होती है, क्योंकि शुरू से ट्रेनिंग उनकी हुई होती है। शहबाज शरीफ की तरफ से किस किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया? शहबाज शरीफ की तरफ से जो है वो रद्द-ए-अमल ये सामने आया कि मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, एक हमारे दोस्त जर्नलिस्ट हैं उनके घर। तो ये उस वक़्त वज़ीर आला थे और उस वक़्त मैं प्रोग्राम कर रहा था। तो ये वहाँ आए, तो इनको नहीं पता था कि मैं वहाँ मौजूद हूँ, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। तो उनके जो होता है ना वो जैसे वो एकदम तेवर बदल गए, घूम नहीं गए। हाँ। वो जो है यहाँ से जो है वो ऐसे घूमे और घूमे घूमे बाहर निकल गए। पॉलिटिशियन के लिए जो होता है वो हमेशा कुव्वत बर्दाश्त और बड़ा दिल होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान है, काजी हुसैन अहमद कमाल आदमी थे, ये सिराजुल हक साहब, फिर जो है वली खां, और ये पूरी जो एक अचकज़ई साहब और नवाज शरीफ, जरदारी, ये सब लोग जो हैं इनमें सारी क्वालिटी हैं, आली ज़रफ़ लोग हैं। इन पे आप इख्तलाफ जो है जर्नलिस्ट करते थे, ये उन लोगों के साथ भी जो है वो दलाइल के साथ बात करते थे। खान साहब के साथ कोई ऐसा वाक़या? खान साहब के साथ हमारी जो है ज़्यादा दोस्ती उस वक्त थी जब वो असली खान साहब नहीं हुए थे। हमारा एक ग्रुप होता था जिसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, अब्दुल्ला गालिब वगैरह, अताउर रहमान साहब जो नई बात में, और बहुत सारे एक जर्नलिस्टों का ग्रुप था। तो हम हवारी में एक फंक्शन किया करते थे तकरीब, तो उसमें अक्सर जो है ना इनको बुला के इनके वो सुना करते थे। ये वो वाला दौर है। बाद वाला जो दौर है उसमें चूँकि मैं कोई बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रखता पॉलिटिशियन से, तो इसलिए मेरे कोई इस तरह के पर्सनल ना कोई पर्सनल एजेंडा होता है, ना पर्सनल मुलाकातें होती हैं। पिछले दिनों सुहेल अहमद और आफ्ताब इकबाल
कि दोनों के दरमियान काफ़ी गुफ्तगू चलती रही, बड़ी ये बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस आते रहे। आप उन दोनों शख्सियात में से किसको ज़्यादा क्रिएटिव समझते हैं? देखिए, क्रिएटिव जो है सुहेल अहमद जो है वो क्रिएटिव हैं बहुत, और आफ्ताब जो है वो बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें एक कमाल है कि वो चीज़ों को बहुत अच्छा मैनेज करते हैं। आजकल इंफोटेनमेंट के प्रोग्रामों में से कौन सा शो आपको ज़्यादा बेहतर लगता है? अभी जो है सारे मिक्स ही हो गए हुए हैं, नहीं है कि जिस पे आपको अपनी तसल्ली के लिए फिर जो है वो 2 नाइट शो पे जाना पड़ता है, या सैटरडे नाइट लाइव, या कोई ब्रिटिश शोज़ ही देखने पड़ते हैं, अमेरिकन शोज़ देखने पड़ते हैं। यहाँ जो है ज़्यादातर जो है उस बेस पे हैं कि सिर्फ हंसाने पे आ गए हैं, वो कुछ कहते नहीं हैं, कन्वे कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ लाफ्टर लाफ्टर लाफ्टर। और उसमें भी एक ही फॉर्मेट है कि आपने एक गेस्ट बुलाना है और कुछ 4-5 जो है कॉमेडियन बैठाने हैं जिन्होंने वो उस वक़्त गैर ज़रूरी किस्म की जोक्स मारने हैं जिस पे लाफ्टर आने हैं। तो वो मुझे लगता है कि ये करंट अफेयर की बजाय इनको किसी और एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम, एंटरटेनमेंट चैनल्स पे होना चाहिए। पुरतकल्लुफ़ अंदाज में हमारी खातर तवाज़ो की। कैसे जानते हैं मुबारक साहब आप डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब को तो यही कहा जा सकता है कि बचपन से ही जानते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब का एक जो मज़ाक है, जो बोलने वाले लोग हैं, जो समझने वाले हैं, जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, उनको के लिए तो डॉक्टर साहब एक इंस्टीट्यूट का एक दर्जा रखते हैं। और आजकल तो बहुत सारे चैनल आ गए। एक टाइम था जब चैनल ही थोड़े होते थे, तो उनमें डॉक्टर साहब का कोई घर ऐसा नहीं है कि जिसमें डॉक्टर साहब की शिनाख्त ना हो। ये एक लोगों को जो है ना एक जीने की उमंग देते हैं। डॉक्टर साहब का जब ये सिलसिला मज़ाक नगारी का एक बड़ा मकबूल सा है, हम सब उम्मीद से हैं, ये एक टाइम ऐसा होता था कि बड़े बूढ़े कानों में कहते थे कि फलां उम्मीद से है। जब इन्होंने बस बहुत देर तक तो इस टॉपिक से मज़ा लेने के लिए उन लोगों ने सर इसको एंजॉय किया, तो डॉक्टर साहब ने बस सिर्फ हंसने हंसाने की ही उम्मीदें नहीं दिलाई, आने वाले अच्छे मुस्तकबिल की भी उम्मीदें दिलाई। ये प्रोग्राम जो था ये शुरू किया था हमने 5 एपिसोड करने थे सिर्फ, तो इसलिए हमने जो ये नाम था ना, हम सब उम्मीद से हैं, हमने कहा 5 एपिसोड हैं, ठीक है। हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये 15 साल चलेगा, तो इसलिए, लेकिन फिर जो है ये नाम जो है वो इतना रूटीन का हिस्सा बना कि जो है वो असेंबली में इसका जिक्र होता था। और इवन जो है कुछ एपिसोड्स के बाद मैं एक बाज़ार में से गुज़र रहा था, तो एक छोटा सा बच्चा जो है वो मामा कह रहे हैं, मामा मामा हम सब उम्मीद से हैं। और इनकी वजह से डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट के साथ उनके पब्लिशर के पास भी गए। डॉक्टर साहब, आजकल हम जो टीवी पे ड्रामास देखते हैं उसमें एक अजीब तरह का ट्रेंड शुरू हो गया है कि वो जो महरम और मुकद्दस रिश्ते हैं उनको पामाल किया जाता है। ससुर का बहू के साथ अफेयर दिखाया जाता है, खामद का अपनी साली के साथ दिखाया जाता है, और इस तरह के हमारे लिए जो बड़े मुकद्दस रिश्ते हैं, इनके बारे में एक ऐसे लगता है जैसे जहन साजी की जा रही है। क्या कहेंगे आप? असल में हमारे जो है कुछ पता नहीं चलता कि कौन सा ड्रामा जो है वो कौन सा ग्रुप उसको स्पॉन्सर कर रहा है। उसके अलावा बहुत सारा जो कंटेंट है वो सिर्फ रेटिंग के चक्कर में जो है उसको ये यूज़ करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारे जो इंसेस्ट और इस तरह के जो रिश्तों पे बेस करके जो जितने भी ड्रामे होते हैं, ये टीवी का कंटेंट नहीं है। इन पे फिल्म्स बननी चाहिए ताकि एक ही
जो है सिटिंग में एंड में उसका जो अंजाम है उस नेगेटिव कैरेक्टर का वो दिखाया जा सके। अब जो कार्टून्स हैं ये तो हैं ही प्योरली बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए अगर उसके लिए भी पेरेंटल गाइडेंस रिक्वायर्ड है, उसमें ऐसा कंटेंट दिखाया जा रहा है, उसमें ऐसे उनके कॉस्ट्यूम दिखाए जा रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को क्या किसी सोची समझी साजिश के तहत ऐसा कंटेंट दिखा रहे हैं और उनको किसी एजेंडे के तहत हम चला रहे हैं, आगे कहीं लेके जाना है हमने उन्हें? जितना भी जो कंटेंट बन रहा है ये बन रहा है वेस्ट में। मेनली हमारे यहाँ कोई जो है किसी भी टीवी चैनल ने इतना नहीं किया कि वो कोई यहाँ बच्चों के लिए कार्टूनिश जो है एक कोई सीरीज़ बना सके या इस तरह का कंटेंट दे सके। तो अब वो जो कंटेंट है वो उनके अपने उसके हिसाब से है, अपने मुल्क के हिसाब से है, तो वो हमारे माशरे से तो बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो क्या देख रहा है। हमने आसानी ये पैदा की कि अब बच्चे को चुप कराने के लिए एक उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब उस मोबाइल पे जो भी कंटेंट आ रहा है वो उसको देख रहा है और उसके उससे प्रिजर्व हो रहा है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बट ने अपने दोस्त मोहम्मद मुबारक से हमारी मुलाकात भी करवाई। अस्सलाम वालेकुम जी, अयाज कैसे हैं? ठीक ठाक। बड़ी साहब ये अयाज अहमद साहब जी, ये हमारे दोस्त हैं अफजाल अहमद साहब, उनके साहबजादे चौधरी नियाज साहब जो थे उन्होंने ये सारी अजीम एम्पायर खड़ी की। और ये वो अदारा था और ये वो अदारा है कि जहाँ किसी भी बड़े अदीब के लिए बड़ा एजाज़ होता है कि वो कहते हैं कि आपकी किताब किसने छापी? कि संगे मील ने छापा। ये वो अदारा है, ये उसकी ज़िंदगी में बड़ा अहम संगे मील होता है। हाँ, कि उसके लिए जो है संगे मील छाप दे। हाँ यार ज़रा दिखाइए ज़रा। ये डॉक्टर साहब की तमाम किताबें हैं जिसमें उनके मजमूए शामिल हैं सबसे पहले, और इसके अलावा मतलब माशाल्लाह इतना एक्सटेंसिव काम है कि पूरे का पूरा रैक डेडिकेटेड है इसके लिए। इसमें उनके ऑब्वियसली ड्रामाज, इसके अलावा जो मज़ाहिया तहरीरें हैं जितनी भी, तो बस इतना बेहतरीन काम है माशाल्लाह से कि वो उसकी पूरी की पूरी एक एक्सटेंसिव लिस्ट है। अयाज साहब, आजकल कोई किताबें ख़रीदने के लिए लोग आते हैं? ये आपने बड़ा बेहतरीन सवाल पूछा है, क्योंकि वाकई लोगों की आई थिंक परसेप्शन यही बन चुकी है कि रुझान अब इतना नहीं रहा। लोग एटलीस्ट ये समझते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आई थिंक जब भी लोग इस पढ़ने के शौक़ में जब मुब्तला हो जाते हैं एक दफ़ा, तो फिर इसके साथ बंधे रहते हैं। और आज भी लोग पाकिस्तान के अंदर किताबें पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं। उसमें जो एक परसेप्शन बन गई है कि लोग नहीं पढ़ते, उसकी बुनियादी वजह मेरे हिसाब से शायद थोड़ा एक्सेस के हवाले से है। जिस तरह लाइब्रेरीज़ का रुझान कम होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। पहले हम जब छोटे थे आपके घर में एक रसाला भी आता था, आप बच्चों के जो रसाले छपते थे, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, राइट, वो रेगुलरली एक आता था। फिर लाइब्रेरी हर स्कूल के अंदर थी। फिर आपके लिए एक किताब हासिल करना बड़ा आसान होता था। अब क्योंकि वो एक ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है, तो कल को आई होप अल्लाह करे कि कहते हैं कि वो दोबारा जब शुरू हो लाइब्रेरीज़ का एक रुझान और लोगों के लिए एक्सेस आसान हो, तो आप देखेंगे लोग आज भी पढ़ रहे हैं और बड़े शौक़ से पढ़ रहे हैं। ये परसेप्शन इस वजह से भी बना क्योंकि बड़े बड़े पब्लिकेशंस जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। इसमें मैं जो चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि एक लोगों की परसेप्शन है कि जी डिजिटल दौर के अंदर लोगों ने पढ़ना कम कर दिया है। ये दुरुस्त नहीं है मेरे हिसाब से। मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही कि डिजिटल दौर में लोगों ने पढ़ना ज़्यादा कर दिया है। फिज़िकल बुक के ऊपर शायद उस तरह से लोग आपको नज़र नहीं आते, लेकिन हर बंदा अब अपनी डिवाइस के ऊपर पढ़ रहा है।
फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर लोग अक्सर पूरी की पूरी अपने मज़ामीन शेयर कर रहे होते हैं, अपने तबसरात शेयर कर रहे होते हैं, वीडियोज़ का बहुत ज़्यादा रुझान है। तो लोगों के अंदर जो इल्म हासिल करने का शौक़, पढ़ने का शौक़, कहानियाँ सुनने का शौक़ आज भी है। मेरी एक नई किताब आ रही है खाकों पे, शनाख्त प्लेट 2 के नाम से। बल्कि बहुत अरसा मैं आप लोगों से यही वादा करता था कि किताब आएगी तो फिर हम जो है प्रोग्राम करेंगे। फिर मैंने कहा कि आप लोगों के साथ वादा बहुत लंबा हो गया है, तो उसको कर लेते हैं और वो जल्दी इंशाल्लाह आएगी। जो मौजूदा पॉलिटिशियंस हैं, जो नई नस्ल है, उनके करैक्टर स्केचेस पे, खाकों पे मबनी है। अब तक कितनी किताबें लिख चुके हैं? 28 जो है वो हैं बुक्स। उनमें 2-3 कुलियात की शक्ल में हो गई, तो मेरा 30+ हो गई। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि शायरों को शादी ज़रूर कर लेनी चाहिए कि अगर बीवी अच्छी मिल गई तो ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी, अगर ना मिली तो शायरी अच्छी हो जाएगी। तो ये जो मज़ाक निगार हैं, इनके लिए क्या कुलिया होना चाहिए? मज़ाक का कुलिया ये है कि अपने घर को और बीवी को खुश रखें। वाह वाह। क्योंकि वो खुश होगी तो आप कॉमेडी लिख सकेंगे, वाह। वरना फिर जो है आप शायरी करेंगे। तो आपका घर पे रवैया कैसे होता है? रूप वाला होता है या आप बेगम साहबा को खुश रखते? हमने जो है पहले जो 6 महीने थे ना, जो कि मैंने जो सेक्रेटरी जितनी भी पढ़ी थी ना, पूरे 6 महीने में लगा दी सारी, आपने उन पर रोक दी। और हमने जो है आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई हुई है कि अब जो है मतलब मैं यहाँ बैठ के वो मुझे वो तो उसको पता होगा कि मुझे क्या चाहिए। सो ये जो जब आपके अल्फाज जो हैं उनकी ज़रूरत ना रहे, कम्युनिकेशन उसके बगैर हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि आप एक दूसरे की अंडरस्टैंड करते हैं, सिंक्रोनाइज। हाँ, और फिर आदमी है कि आप उसको एक फ्रेंड बनाओ, क्योंकि आपने उसके साथ जब रहना है तो उसको एज ए फ्रेंड आप डील करेंगे, एज ए बीवी ना ही डील करें। और बीवियां जो हैं उनको भी मेरा मशवरा है कि खामदों को एज ए खामद ना डील करें, उनको जो है ना हमेशा रिटार्डेड बच्चे की तरह ट्रीट करें, जो मर्जी वो करे। आप जो है ना अपना टेम्परामेंट और मूड ठीक रखें, इतना कीमती मशवरा, क्योंकि उसने नहीं बदलना। आप अपना ऐसे ही मूड ख़राब कर रही हैं। आपके मुताबिक हमारे यहाँ जितने भी अच्छे आशिक हैं वो या तो किताबों में मिलते हैं या कब्रिस्तानों में। इसका क्या मतलब है? इसमें है कि आशिक जो होता है ना, उसकी इज्जत जो होती है वो होती ही कब्रिस्तानों में है, मरने के बाद होती है। जब तक जिंदा होता है ना, वो ट्रोलिंग ही हो रही होती है, ये छत्रोलिंग हो रही होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इतने पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, तो आप तागूत का मतलब जानते हैं? असल में हमेशा तागूत का लफ्ज़ वही लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं जो खुद तागूत होते हैं। मतलब तागूत का मतलब है कि तुग़यानी से निकला है ना ये, कि जब आप दरिया जो है वो अपनी औकात से बाहर हो गया है, तुग़यानी ले आया। तो हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो औकातों बाहर हैं, वो सारे तागूत ही हैं। यहाँ तो लोग सुनामी भी लाते रहे। अच्छा, सुनामी में ये होता है कि वो सब कुछ तहस नहस कर देती है, कदरें भी तहस नहस कर देती है। ऐसी तब्दीली आती है कि पहले जो है जिस बात पे जो है मल्ले वाले आपको जो है डांटा करते थे, ऐसी बात अब करें तो आप वायरल होते हैं, आपके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो तब्दीली तो आई है। अगर आपकी जासूसी पर किसी को मामूर किया जाए तो उस पर आपके बारे में सबसे पहला इंकशाफ क्या होगा? कि जड़ा है ना सारा दिन कला बैठा रहना प्रॉब्लम है। अच्छा। जब आईना देखते हैं तो पहला ख्याल दिल में क्या आता है? पहला ख्याल ये आता है कि लेट हो गए हैं। आपकी किस आदत से घर वाले बेजार रहते हैं? मेरा ख्याल है ये सवाल घर वालों का है। अगर मुझे पता होता ना मेरी किस आदतें बेजार हैं तो मैं उसको ठीक कर लेता। जब आपको यही पता नहीं चला? मेरा ख्याल बेजार नहीं है गए। मैं सारी आदतें अपनी जड़ियाँ गई हैं वो ठीक कर लेती हैं। कौन सी चीज़ है जो नशे की हद तक पसंद? लिखना। पहली मुलाकात में शख्सियत की किस चीज़ का जायज़ा लेते? मैं बस ये देखता हूँ कि आदमी जो है वो कंफर्टेबल है या टेंस कर रहा है, वो उसके मौजूदगी में कुछ इजी फील हो रहा है
या उसकी जो पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं या उसके अंदर नेगेटिविटी है, तो वो नेगेटिविटी वाले से ज़रा मैं भागता हूँ। अपनी ज़ात को एक लफ्ज़ में बयान करें। अकेला, तन्हा नहीं। इन शख्सियात के लिए एक एक जुमला। अहमद नदीम कासमी, प्यार का शहर, मुश्ताक अहमद यूसुफी, मज़ा का दौर, अताउल्लाह कासमी, कहकहा, गुले नौखेज़ अख्तर, गुले नखेज़ अख्तर, इब्न इंशा, स्पॉन्टेनिटी, बेसाख्तगी, पितरस बुखारी, म्यार, सैयद ज़मीर जाफरी, खुशी, खलीलुर रहमान कमर, जेंटलमैन, ड्रामे वाला। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें। इमरान खान, फैसले खुद करें, आसिफ अली जरदारी, पैसे कम करें, नवाज शरीफ, फैमिली से बाहर निकलें, शहबाज शरीफ, बस कर दें, मरियम नवाज शरीफ, काम ज़्यादा बोलना कम, बिलावल भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो ही रहें, जरदारी ना बने, मौलाना फजलुर रहमान, उनको कोई मशवरा नहीं देने का दिल करता। जय शुजात हुसैन, रोटी उनकी अभी तक चल रही है, रोटी खाओ, परवेज़ लाई को भी रोटी खिला दें। अच्छा और जज परवेज़ लाई को, कि हर काम उम्र के साथ अच्छा लगता है। शेख रशीद, वो कहते हैं ना लोग, बंदा अकेला पैदा होता है, अकेला रहता है, अकेला जाता है। शेख साहब भी जो है ना, उनका भी यही हाल है। फवाद चौधरी, कॉमेडी ड्रामा में काम करें, अल्ताफ़ हुसैन, इलाज करवा लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। माय प्लेयर सर, थैंक यू सो मच।